नमस्कार। मेरे इस ज्योतिष चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का विषय आपके जीवन में जो दुर्भाग्य होते हैं या जो हमारी परेशानियां होती हैं उनको समझने का विषय है। तो कहाँ छुपी हैं आपके जीवन की दुर्घटनाएं, कहाँ पर छुपा है आपके जीवन का अरिष्ट, कौन सी वो कमियां हैं जो आप लेकर आए हैं और उन कमियों के चलते आप अपने जीवन में परेशानियां पैदा करेंगे, या कह सकते हैं वो परेशानियां आपके जीवन में लगभग अवश्यंभावी हैं। तो आज की कुंडली का जो विषय है वो है D30। D30 को त्रिशंशा कुंडली कहते हैं और ये जीवन में हमारे आने वाले अरिष्ट को दिखाती है। आज का जो विषय है इसके विश्लेषण के लिए मैंने आईकास के संस्थापक सदस्य पंडित आर्यभूषण शुक्ला और स्वर्गीय SN कपूर के एक पुस्तक जिसमें स्प्लेंडेड ऑफ वर्गास और पंडित संजय रथ की एक पुस्तक वैदिक रेमेडीज़ को भी आधार बनाया है। आज का यह वीडियो मैं अपने इन दोनों गुरुवर पंडित संजय रथ और पंडित आर्यभूषण शुक्ला को समर्पित करता हूँ। तो आइए चलते हैं अपने विषय पर। हर व्यक्ति जब भी किसी ज्योतिष के पास जाता है तो उसका पहला सवाल होता है कि मेरे जीवन में परेशानी कहाँ है। परेशानी सभी जानना चाहते हैं। तो जब कभी भी हम किसी ज्योतिषीय आकलन की बात करते हैं तो पहला पड़ाव आता है आपकी राशि कुंडली, क्योंकि राशि कुंडली में वो सब कुछ समाहित है जो आपके जीवन में आएगा। जब तक राशि कुंडली में कोई चीज़ नहीं परिलक्षित हो रही है वो आपके जीवन में परिलक्षित नहीं होगी। तो किसी भी विश्लेषण में हम शामिल करते हैं, सबसे पहला जो हमारा सिद्धांत होता है वो तो है D3 कुंडली। D3 कुंडली हमारे दृष्टिकान कुंडली कहलाती है और ये हमारे जीवन में हमारे पराक्रम को दर्शाती है, यानी आपके जीवन का संघर्ष कहाँ पर छुपा हुआ है। उसके बाद नवमांश कुंडली ये आपके भाग्य का दर्पण है। आप बहुत कुछ पीछे से कर आए हैं। राशि कुंडली में बहुत चीज़ें दिखती हैं, लेकिन भाग्य कुंडली यदि उसको समर्थन नहीं दे रही है तो संभवतः आपको अपना जो राशि कुंडली का योग है वो परिलक्षित नहीं हो। तो राशि कुंडली, नवमांश कुंडली और देशकान कुंडली से हम ये समझते हैं कि जो प्रभाव होगा वो धातु मूल जीव किस बिंदु पर जाएगा। इसके बाद बारी आती है हमारे नक्षत्र पुरुषार्थों की, क्योंकि नक्षत्र पुरुषार्थ आपके झुकाव को बताते हैं, यानी जो ग्रह जिस पुरुषार्थ में है उस ग्रह का झुकाव उस तरफ ज़्यादा रहेगा। इसके बारे में मैं पहले भी आपको वीडियोस दे चुका हूं। तो यहाँ हम अपना विषय केंद्रित करेंगे अष्ट कुंडली यानी D30 पर। प्रकृति है, इस प्रकृति में पंच तत्वों का ही समावेश है। अब पंच तत्व में हम समझते हैं जो 5 तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। D30 कुंडली इन्हीं पंच तत्वों के संतुलन पर केंद्रित है, यानी कि आपके जीवन में ये पंच तत्व किस तरह से असंतुलित हैं, कहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं, उसी चीज़ को समझने के लिए हम D30 कुंडली का प्रयोग करते हैं। जब D30 कुंडली में हम पंच तत्वों का संतुलन देखते हैं तो आप जो भी ग्रह है वो अंश के आधार पर इन पंच तत्वों के किसी न किसी एक ग्रह पर जाएगा। जैसे अग्नि तत्व के लिए मंगल, पृथ्वी तत्व के लिए बुध, जल तत्व के लिए शुक्र, वायु तत्व के लिए शनि और आकाश तत्व के लिए गुरु। अब इन तत्वों को अगर समझें तो हमारे शरीर में 5 इंद्रियों को भी निरूपित करते हैं, यानी मंगल हमारे नेत्रों को निरूपित करता है। शुक्र जो है हमारे जिह्वा को निरूपित करता है क्योंकि ये शब्द हैं। इसके अलावा गुरु हमारे कर्णों को निरूपित करते हैं, बुध हमारी नासिका को निरूपित करते हैं और शनि हमारी त्वचा को निरूपित करते हैं। अब जो ग्रह लग्न कुंडली में अगर कोई योग बना रहा है वो सुयोग है या दुर्योग है, हमें देखना पड़ेगा कि वो D30 कुंडली में इन पंच तत्वों के ग्रहों की किस राशि में गया है। अब जैसे मंगल की 2 राशियां हैं। अब ये सम और विषम का मतलब है कि जो ग्रह राशि कुंडली में सम में होगा वो अरिष्ट कुंडली में या D30 कुंडली में भी सम राशि में ही जाएगा। यानी मंगल की अगर मान लिया हम मंगल उसके वो अग्नि तत्व में जा रहा है तो वो मंगल की वृश्चिक राशि में जाएगा। अगर विषम है तो वो मंगल के मेष राशि में जाएगा। लेकिन यहाँ राशियों के साथ इन राशियों का भी महत्व है। जैसे जो शुक्र की तुला राशि है उसका प्रभाव अलग आएगा जल तत्व के रूप में, और वहीं जो शुक्र की वृष राशि है उसका प्रभाव अलग आएगा। ऐसे ही धनु राशि गुरु की उसका प्रभाव अलग आएगा और जो मीन राशि है उसका प्रभाव अलग आएगा। अब इस प्रभाव को समझना ये आयुर्वेद का भी एक विषय है, क्योंकि जब हम कभी रोगों की बात करते हैं मुख्यतः अधिकतर पुस्तकों में अरिष्ट कुंडली को हमारे शरीर के ऊपर घटने वाले अरिष्टों से देखा जाता है। अब अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई छठे भाव से रोग दिख रहा है, यानी आपको कोई रोग की संभावना बन रही है। अब वो रोग हो सकता है क्योंकि अब छठा भाव कई चीज़ों का है, रोग है, शत्रुता है, कर्ज है, आपकी सेवा है,
सेवा में भी हो सकता है कष्ट हो। अब ये कौन से क्षेत्र का कष्ट होगा, इसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि D30 कुंडली में जो छठे भाव को, जो दुर्योग छठे भाव से दिख रहा है, उसका ग्रह अरिष्ट कुंडली में कौन से तत्व में गया है। अब मान लिया वो मेष में गया है, अगर वो मेष में गया है तो वो आपके अंदर मंगल की ऊर्जा को दिखाएगा, मंगल की नकारात्मक ऊर्जा को। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि अगर वो मेष नवांश में गया, मेष त्रिमशांसा में गया है तो वो नकारात्मक ही ऊर्जा हो। वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि क्या यह मंगल पीड़ित हो रहा है। त्रिशांशा कुंडली में राहु और केतु दोनों एक ही जगह होते हैं, क्योंकि यहाँ पर विभाजन अंशों के आधार पर होता है और सम विषम राशि के आधार पर होता है। राहु केतु हमेशा अगर एक सम में है तो दूसरा भी सम राशि में होगा, तो इसलिए दोनों ग्रह अरिष्ट कुंडली में एक ही जगह जाते हैं। अब ये जो पंच तत्व हैं, रूप रस गंध स्वाद, ये जो 5 तत्वों को 5 इंद्रियों से और उनके 5 जो हमारे अवयव हैं उनसे निरूपित किया गया है। पहले हम इसको थीम को समझते हैं, सिद्धांत को समझते हैं। तो यदि आपके अंदर कोई ऐसा ग्रह दिख रहा है जो ये बता रहा है कि आपका वो ग्रह मंगल के नवांश में, मंगल के त्रिशांश में गया है, तो यानी मंगल का तत्व आपके कुंडली में नकारात्मक है। नकारात्मक तब होगा कि जब जहाँ पर मंगल है वह राशि या तो राहु केतु अक्ष में आ जाए, या तो राहु केतु के साथ हो, या मंदी और गुलिका के साथ हो। मंदी और गुलिका त्रिशांशा कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। मंदी और गुलिका जहाँ कहीं भी होंगे वहाँ पर आपके जीवन में परेशानी तो निश्चित है। अब वो परेशानी किस आयाम पर आएगी, यही समझना ज्योतिष का विषय है। अब मान लीजिए, और इसके अलावा ये भी है कि जब गुलिका की बात होती है तो जो मंदी है वो राशि को खराब करता है और गुलिका नक्षत्र को खराब करता है, ऐसा सैद्धांतिक रूप से समझा जाता है। तो क्योंकि ये त्रिशांशा कुंडली आपकी जो लग्न कुंडली है उसके एक अंश का, यानी लग्न कुंडली की जो राशि है वो 30 अंश की होती है, और उसके जो 30वां विभाजन है यानी 1 डिग्री का जो विभाजन है वो त्रिशांशा कुंडली में एक राशि को दिखाता है। तो अब जो यानी यहाँ पर ये नक्षत्र से भी सूक्ष्म स्तर की बात हो रही है, तो गुलिका का प्रभाव यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गुलिका जहाँ पर है उससे जो 7वां भाव है उस जगह पर जो गुलिका का है प्रभाव है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी त्रिशांशा कुंडली से किसी का चरित्र भी समझा जाता है। इसका मतलब है चरित्र भी पंचतत्वों से ही बना है। वो क्रोधी है, कामुक है, ये जो सारे हैं। अब मान लीजिए कि बुध है, बुध मत्सर को निरूपित करता है, यानी ईर्ष्या को निरूपित करता है, देखा देखी को निरूपित करता है। तो अब अगर मान लिया बुध के साथ शुक्र का योग बन जाए तो ये हो सकता है कि आदमी वासनाओं की तरफ ज़्यादा झुक जाए, क्योंकि उसे जो दुनिया में दिख रहा है वो उसके पीछे भागेगा। अब यहीं बुध मंगल के साथ हो जाए तो मंगल उग्रता का है, तो वो इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए उग्रता का भी प्रयोग करेगा। शनि पीड़ित हो रहा है तो जो ग्रह शनि मतलब शनि जिस उसके नवांश में गया, त्रिशांशा में गया है, वो आप तत्व जो है आपको शनि के अंदर ज़्यादा मिलेगा। शनि अपने आप में लालच है। अब मान लीजिए वो शनि चला गया गुरु के उसमें, तो गुरु को आकाश तत्व से बोला गया है और गुरु को मद का कारक बोला गया है। जो 5 हमारे षड रिपु हैं, काम क्रोध मद लोभ मत्सर्य, उसमें मद को निरूपित करता है गुरु। गुरु और केतु दोनों मद के कारक हैं। तो अब अगर शनि और गुरु का योग बन गया और ये दोनों कहीं मेष नवांश में पहुंच गए तो व्यक्ति आक्रामक रूप से दंभी होगा, लालची भी होगा और दंभी भी होगा। यानी उसके मन के कोने में कहीं लालच भी बसा होगा शनि के चलते, और दंभ घमंड, ऐसे व्यक्ति किसी की बात सुनते नहीं हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा और क्लिष्ट बनाते हैं वक्री ग्रह। अब आपकी कुंडली में जो वक्री ग्रह हैं वो उनको जिद्दी कहा जाता है। वो बार बार आपको अपनी नकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं। वक्री ग्रह निश्चित रूप से ये समझिए कि आपके अंदर की कमियां हैं। वो कमियां जिनको आप अगर सही दिशा दें तो आप, जैसे मान लीजिए किसी के अंदर मंगल वक्री है तो उसके अंदर जो फायर एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग होगी। अब अगर वो फायर एनर्जी को सही दिशा दे, उस चीज़ के अपने कामकाज में प्रयोग करे, सकारात्मक रूप से प्रयोग करे, तो उस मंगल की एनर्जी से वो बहुत कुछ पा सकता है। लेकिन अगर वो इसको मर्डर में, लड़ाई झगड़े में, विवाद में, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को कब्जा करने में, इसमें प्रयोग करे तो ये मंगल का नकारात्मक है। यानी लेकिन वक्री ग्रह है तो वो ऊर्जा आपके अंदर रहेगी ही रहेगी, आप उससे बच के नहीं जा सकते। तो अभी ये जो 5 तत्व हैं, इन्हीं 5 तत्वों में कोई ना कोई जो राशि के ग्रह हैं वो किसी न किसी 5 तत्वों की राशि में जाएंगे। सूर्य और चंद्रमा को कोई स्थान नहीं दिया गया। यानी अगर आप अरिष्ट कुंडली देखें तो अरिष्ट कुंडली में 4 और 5 नंबर की राशि में कोई भी ग्रह आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पंच तत्वों की जो जितनी राशियाँ हैं उनमें सूर्य चंद्र की राशियाँ नहीं आती हैं। सूर्य चंद्र को पंच तत्वों से, क्योंकि ये वैसे भी ये षष्ठी के कारक हैं, ये किसी भी तरह के जो अवगुण हैं उनसे परे हैं। लेकिन सूर्य जो है अग्नि का कारक। अब यहाँ पर
हम पहले दुर्गुणों की बात करें उसके पहले ये भी समझ लें कि अगर मान लिया कोई कष्ट आ रहा है तो हम उससे बचें कैसे। यदि मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये जीवन का कष्ट हमारे किस पहलू को नकारात्मक ले जाएगा, तो आप ये देखिए कि वो जो ग्रह है, विशेषकर जो ग्रह अरिष्ट कुंडली में राहु केतु के साथ है, यदि वो ग्रह कहीं वक्री भी है तो आप ये जान लीजिए कि वो आपके जीवन की परेशानी का पहला कारण बनेगा। इसी अरिष्ट कुंडली से मृत्यु भी देखी जाती है। मृत्यु का मतलब है अपमृत्यु भी, समय से पहले भी व्यक्ति मरते हैं, अपमान से मरते हैं, अपने स्वास्थ्य से मरते हैं, अपनी लालच से मरते हैं। तो यहाँ पर जो सामान्य मृत्यु है वो भी इसी कुंडली से समझी जाती है, और जो आपकी असमय होने वाली जो आपके अपने कारणों से, अपने निजी व्यक्तित्व से जो होती है, उसको भी हम इसी अरिष्ट कुंडली से देखते हैं। तो ये अरिष्ट कुंडली आपके पंच तत्वों का संतुलन या असंतुलन बताता है। अब आप मान लीजिए कि राशि कुंडली में, जैसे मैंने बात शुरू की थी कि किसी को कोई रोग की संभावना दिख रही है। यहाँ मैं एक उदाहरण कुंडली लूँगा जिसमें जातक को लीवर का कैंसर था। तो पहले ये कैंसर आप सीधे अरिष्ट कुंडली पर नहीं देखेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि लग्न कुंडली में क्या यह रोग बन रहा है। तो यदि हम कैंसर की बात करें तो कैंसर के लिए राहु का जुड़ना और गुरु का जुड़ना आवश्यक है। ज्योतिष में एक ये भी सिद्धांत है कि जो सत्व ग्रह होते हैं, जैसे जो शुभ ग्रह होते हैं, मतलब गुरु हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, अगर ये कोई पीड़ा आपको देंगे तो आपको इनसे लड़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण का श्राप तो भगवान श्री राम भी नहीं झेल पाए। तो यानी कि गुरु को ब्राह्मण बोला गया है। तो यदि कहीं आपकी कुंडली में गुरु वक्री है और गुरु कहीं राहु केतु के साथ आ गया, कहाँ पर आ गया, अरिष्ट कुंडली में, तो आपको गुरु को संभालने के लिए पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी। तो ज्योतिष में जब उपाय की बात आती है तो 3 स्तर पर उपाय होते हैं। आपके कर्मों से उपाय होता है, आपके क्रियाकलापों से यानी कर्म से, दूसरा है आपके दान दक्षिणा से, धर्म से, और तीसरा होता है पूजा पाठ से। तो यानी कि अगर वो वक्री ग्रह है, यानी गुरु है, वक्री ग्रह है, प्लस वो राहु केतु के अक्ष में है, तो ये कहीं ना कहीं किसी गंभीर समस्या का इशारा है। अब गुरु के कई सारे कारक होते हैं। गुरु अगर स्त्री की बात करें तो गुरु उसका पति होता है, अगर जातक की बात करें तो गुरु उसके संतान होती है, अगर वैसे करें तो गुरु धन संपदा के कारक होते हैं, गुरु कुटुंब के सुख के कारक होते हैं, गुरु जो आप संसाधन पाते हैं उसको भोग करने के कारक होते हैं। तो गुरु का तो दायरा बहुत बड़ा है। अब ऐसे मान लीजिए आपके शुक्र वक्री हो गए और शुक्र वक्री होकर वहाँ पर राहु केतु अक्ष में आ गए, तो शुक्र तो आपके रिश्ते हैं, आपका विवाह है यानी जीवन साथी है। स्त्री की कुंडली में वो विवाह का सुख है और पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी है। इस शुक्र तो हमारे पूरे शरीर की संरचना का संचालक है। गले से लेके हमारी बड़ी आंत तक शुक्र की विभिन्न ग्रंथियाँ हैं जो हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के रसायन देती हैं, जिसके चलते हमारा शरीर पाचन करता है और उस पोषण से हमारा शरीर आगे बढ़ता है। शुक्र हमारे जो सामाजिक परिवेश है उसमें रिश्ते हैं, हम किसके साथ किस ढंग से जुड़े हुए हैं, उनका सुख हमें कितना मिल रहा है, वो भी शुक्र के दायरे में आता है। अगर हम बुध की बात करें तो बुध तो हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा विवेक है। यानी अगर बुध वक्री हो गया या बुध वक्री नहीं भी है लेकिन राहु केतु के साथ आ गया तो ये आपके जीवन में नसों से संबंधित समस्या दे सकता है। अगर स्वास्थ्य की बात करें, व्यापार की बात की, आप गलत निर्णय लेंगे, ट्रेडिंग में फंस जाएंगे, जुआ सट्टे में हार जाएंगे। तो ये जो ग्रह हैं इनके कारकत्व को कौन सी परेशानी आ रही, पहले राशि कुंडली में देखिए। अब क्या वो कारकत्व सचमुच में आ रहे हैं तो आप उसको देखिए अपनी लग्न कुंडली से बाद नवमांश कुंडली में। अब नवमांश कुंडली के बाद दृष्टांत कुंडली में भी देखिए कि क्या ये संघर्ष के दायरे को दिखा रहे हैं, यानी आपका लग्न का संबंध, यानी जो दृष्टांत कुंडली का लग्न है प्लस जो राशि कुंडली का लग्न है, कहीं वो इस ग्रह से जुड़ रहे हैं नकारात्मक रूप से, तो ये आपकी परेशानी का तीसरा स्तर है। अब ये परेशानी किस तत्व से आएगी। अब जैसे मान लिया कि मैंने बताया किसी जातक को लीवर का कैंसर है, तो लीवर के कैंसर, लीवर का कारक होता है गुरु, कैंसर का कारक होता है गुरु, लीवर का कारक गुरु है, और कैंसर यानी जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है उसके लिए भी गुरु हैं। अगर गुरु राहु मिल जाएं तो जो ग्रोथ होगी अनकंट्रोल्ड होगी, पैसा भी अनकंट्रोल्ड बढ़ेगा, बीमारी भी अनकंट्रोल्ड बढ़ेगी, जो होगा वो अनकंट्रोल्ड होगा अगर राहु और गुरु नकारात्मक रूप से आपस में जुड़ जाएं।
अब यहाँ बात हो रही है कैंसर की, तो मैंने बताया कि लीवर यानी गुरु राहु द्वारा। अब अगर आपको शरीर में रोग है तो लग्न का भी संबंध होना ज़रूरी है, अन्यथा ये हो सकता है कि कष्ट आपके, मान लिया कि गुरु वक्री हैं या गुरु पीड़ित हो रहे हैं, राहु से जुड़ रहे हैं और उसका संबंध लग्न से न बन के आपके दूसरे भाव से बन रहा है, तो आपको कुटुंब में परेशानी झेलनी पड़ सकती है, कुटुंब के लोगों से परेशानी झेलनी पड़ सकती है, कुटुंब वालों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको परेशानी झेलनी है तो लग्न का संबंध इनसे होना ज़रूरी है। तो अब हमने पंच तत्वों की बात कर ली, पंचेंद्रिय और पंच तत्वों और नक्षत्र के आधार पर जो पंच तत्व हैं उस पर मेरा एक अन्य नाड़ी सिद्धांत पर, नक्षत्र नाड़ी सिद्धांत पर एक अन्य वीडियो है, जिसमें आप शरीर में कौन से नक्षत्र का कहाँ पर प्रभाव होता है और उनसे क्या रोग हो सकते हैं उनके बारे में आप वहाँ पे ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। हम यहाँ केंद्रित करेंगे केवल पंच तत्वों के असंतुलन को समझने के लिए। तो ये जो कुंडली मैं ले रहा हूँ, यह कुंडली आपके सामने रोग के परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत है। अगर अब इस कुंडली में देखें तो यह कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न अपने आप में रोग, रिपुर, ऋण, संघर्ष की राशि है। तो पहला तो लग्न पर हमने ध्यान दिया तो कन्या राशि आ रही है। यदि नौमांस में भी कन्या राशि आ जाए, लग्न में कन्या राशि आ जाए और आपकी अरिष्ट कुंडली में भी कन्या राशि आ जाए तो ये एक नकारात्मक सूचक है आपके शरीर के रोग से संबंधित, विवाद से संबंधित, कोर्ट कचहरी के मुकदमे से संबंधित। अब इसमें अगर हम देखें तो लग्नेश जो बुध है वो सप्तम भाव में है पीड़ित होकर। ये द्विस्वभाव राशि है तो सप्तम भाव ही मारक भाव कहलाता है, यानी लग्नेश स्वयं मारक भाव में गए हैं। अब यहाँ मारक भाव की बात करें तो मारक भाव में मीन राशि है और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु। तो यहाँ गुरु का संबंध मारक भाव से आ रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर गुरु हैं तो गुरु गए कहाँ हैं, यानी गुरु अगर मारक हैं तो क्या वो शुभ हैं या अशुभ हैं। अगर शुभ प्रभाव में गुरु होंगे तो उनका मारकत्व तो आपके जीवन में दूसरे आयाम से आएगा, सीधे तौर पर आपको वो नहीं झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु गए हैं मकर राशि में पंचम भाव में, पंचम भाव के गुरु कारक हैं और मकर राशि में गुरु को नीचत्व प्राप्त होता है। तो यानी मार्केश की राशि में लग्नेश हैं, सप्तम भाव में लग्नेश बुध नीच के माने जाते हैं और जो सप्तम का स्वामी यानी मार्केश है वो स्वयं नीच राशि में है। अब यहाँ पर उसी के साथ गुरु के साथ मंगल हैं। अब गुरु का मंगल को मकर राशि में दिग्बल मिलता है, मंगल मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो यानी गुरु एक उच्च के ग्रह के साथ नीच राशि में पंचम भाव में जो उनकी कारक भाव है उसमें विराजित हैं। गुरु मार्केश भी हैं। अगर यही गुरु मार्केश नहीं होते तो यहाँ मंगल का उच्चत्व से गुरु को बल मिलता और परिणाम दूसरे होते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो अगर गंभीर रोगों की बात करें तो हमें 8वें भाव को जरूर देखना है। वृश्चिक राशि और अष्टम भाव आपके गंभीर परेशानियों को बताता है। अब वो परेशानी स्वास्थ्य की हो सकती है, संपदा की हो सकती है, किसी अन्य क्षेत्र की हो सकती है। अष्टम भाव को रिटायरमेंट का भाव भी बोला जाता है, समापन का भी भाव बोला जाता है, टर्मिनेशन भी बोला जाता है। तो अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव ये कुंडली के महत्वपूर्ण भाव होते हैं जब हम कभी दुर्घटना की, किसी परेशानी की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अष्टम भाव में मेष राशि आ रही है, यानी अष्टमेश गुरु के साथ हैं, बली हैं। उसके बाद अष्टम भाव में ही सूर्य और शुक्र आ रहे हैं। सूर्य जो होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य के कारक हैं। सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता है क्योंकि स्वास्थ्य के कारक हैं, अष्टम भाव में गए हैं और ये अपने शत्रु शुक्र के साथ हैं। शुक्र और सूर्य की युति में शुक्र कमजोर पड़ जाते हैं। राशिगत सूर्य बली हैं तो शुक्र कमजोर हैं। शुक्र हमारे शरीर की ग्रंथियों को बताते हैं। लीवर भी एक हमारी ग्रंथि है। अब मंगल मांसल अंगों को बताते हैं। मंगल अष्टमेश हैं, सूर्य शुक्र वहाँ पर हैं, गुरु मार्केश नीच के हैं और अष्टमेश के साथ हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अब हम यहाँ पर लीवर को कैसे समझेंगे, लीवर की जो राशि होती है वो होती है तुला राशि और सप्तम भाव। तो सप्तम भाव तो पहले से पीड़ित दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि तुला राशि कहाँ गई है। तो तुला राशि द्वितीय भाव में गई है। द्वितीय भाव को भी द्वितीय मारक बोला जाता है। अब अगर मान लिया तुला राशि कहीं पर भी हो लेकिन अगर उसका स्वामी पीड़ित नहीं है तो ये जरूरी नहीं कि आपके शरीर में रोग की बात हो। तो हम यहाँ पर जब तुला राशि की बात करेंगे उसका स्वामी शुक्र है, उसको देखना पड़ेगा। तो शुक्र स्वयं अष्टम भाव में गए हैं। तो यानी तुला राशि जो गई है वो है द्वितीय भाव में, मारक भाव में, और उस पर सूर्य की दृष्टि है। शुक्र भी उसको देख रहे हैं। सूर्य शुक्र का योग है मेष राशि में। सूर्य बली हो रहे हैं, शुक्र कमजोर हो रहे हैं। तो यहाँ पर राशि कुंडली योग बता रही है कि कुछ ना कुछ तो परेशानी स्वास्थ्य को लेके, संघर्ष को लेके है। अब रोग के लिए हमें छठा भाव भी भूलना नहीं चाहिए, देखना पड़ेगा। तो छठे भाव में कुंभ राशि आ रही है जो कि राहु और शनि की सम्मिलित राशि है।
अब हम किसी गंभीर रोग के कैंसर की बात कर रहे हैं तो हमें राहु को भी जरूर देखना होगा। गुरु को तो हमने देख लिया कि गुरु का, मंगल का, शुक्र का, सूर्य का संबंध बन रहा है। अब हम देखते हैं तो राहु केतु अक्ष में है, ये चतुर्थ भाव और दसम भाव में। राहु यहाँ पर धनु राशि में है और धनु राशि के मालिक भी गुरु ही होते हैं, यानी गुरु से राहु का संबंध बन रहा है। अब अगर हम बात करें जो मारक से मारक यानी तृतीय भाव की, तो वहाँ वृश्चिक राशि के चंद्रमा है। वृश्चिक राशि को मैंने बताया चंद्रमा नीच के माने जाते हैं, यानी अष्टम तृतीय भाव भी पीड़ित है, अष्टम भाव भी पीड़ित है, इसके बाद मार्केज भी पीड़ित है, और जो द्वितीय भाव है यानी जो हमारी किडनी का या हमारे पेट के नीचे के अंगों का भाग है। हम जब भी चिकित्सा की बात करते हैं तो तुला राशि को हमें बहुत जरूर ढंग से देखना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के 90% रोगों का कारक इसी तुला राशि में होता है, क्योंकि यहीं पर हमारा पेट है, पेट के नीचे पाचन ग्रंथियां हैं, यहीं पर किडनी है, यहीं पर यूटेरस है, यहीं पर ओवरी है। तो तुला राशि हमारे कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब यहाँ तो हो गया। अब ये भी देखते हैं कि अगर जब कभी आपको रोग होगा तो गुरु का संबंध कहीं ना कहीं आहार से है। गुरु को मिष्ठान का कारक भी बोला गया है, गुरु को बड़े पेट का कारक भी बोला गया है। तो यहाँ अब आहार की बात करेंगे तो हमें दूसरे भाव में, क्योंकि शुक्र की एक राशि गई है तो ऑटोमेटिक नवम भाव में शुक्र की दूसरी राशि वृष आ जाएगी। अगर शुक्र की दूसरी राशि बली है, क्योंकि जो तुला राशि है वो खाली है, जब कोई राशि खाली होती है तो जो उसका ग्रह स्वामी होता है या जो उसकी दूसरी राशि का ग्रह होता है वो उस ग्रह का फल देता है। तो यदि अगर दूसरी राशि बली हो जाए यानी वृष राशि बली हो जाए तो भी परिणाम बदल जाएंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि नवम भाव में, भाग्य भाव में मंदी है। मैंने पहले बताया मंदी राशि को पीड़ित कर देता है, गुलिका नक्षत्र को पीड़ित करता है, मंदी राशि को पीड़ित करता है, यानी कि यहाँ पर वृष राशि भी पीड़ित हो रही है। और इसके साथ शनि है, शनि की चंद्रमा पर दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, और शनि की कर्क राशि पर भी दृष्टि है। और चंद्रमा हमारे शरीर के कारक हैं, तो चंद्रमा यानी अष्टम भाव में चंद्रमा का जाना, चंद्रमा की एक राशि पे एक शनि की दृष्टि, चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि, राहु 2 द्वादश से गुरु को भी देख रहे हैं और चंद्रमा को भी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये संबंध कहीं ना कहीं जीवन में परेशानी का एक कारण बता रहा है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो जो छठे भाव में राशि थी वो शनि की राशि थी। तो हम छठे भाव से रोग को कैसे पकड़ेंगे, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो इसका राशि स्वामी है वो किस नक्षत्र में गया है, तो नक्षत्र को भी हमें ध्यान देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि ये नौमांस कुंडली में कैसे योग बन रहे हैं। अब नौमांस कुंडली में देखिए तो नौमांस कुंडली में अगर हम राशि तुल्य नौमांस से भी ये देखें तो हम यहाँ पर राशि तुल्य ना लेके हम सीधे सीधे नौमांस कुंडली की बात करते हैं। तो नौमांस कुंडली मिथुन राशि की बन रही है और मिथुन राशि में लग्न में ही सूर्य आ रहे हैं, मंदी आ रहे हैं और शुक्र आ रहे हैं, यानी नौमांस कुंडली का लग्न भी पीड़ित हो रहा है। अब यहाँ पर पीड़ित कौन कर रहा है, मंदी कर रहा है, सूर्य साथ में। मंदी को शनि का दूसरा रूप माना जाता है। और यहाँ पर शुक्र मिथुन राशि में, मिथुन राशि में सूर्य को थोड़ा सा बल कम मिलता है, क्योंकि ये कामुकता की राशि है, ये ईर्ष्या की राशि है, कह सकते हैं बुध की राशि है, बुध उसके शत्रु होते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वहाँ पे छठा भाव था, छठे भाव की राशि यानी 11 नंबर की राशि की क्या हाल है, क्योंकि रोग है तो 11 नंबर की राशि लग्न कुंडली की यहाँ पीड़ित होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 11 नंबर की राशि में ये भाग्य भाव में है और उस पर शनि की दृष्टि आ रही है, मंगल की दृष्टि आ रही है, और यहाँ पर शनि सूर्य की राशि में है, यानी शनि सूर्य का जब भी संबंध बनता है तो ये बंधन योग बताता है। और जो राशि है वो पंचम राशि है, पंचम राशि हमारे पूर्व पुण्य की राशि है। और जो हमारी लग्न कुंडली थी, लग्न कुंडली में जो पंचम राशि थी वो द्वादश भाव में थी, यानी हॉस्पिटल के भाव में थी, बंधन के भाव में वहाँ पर भी थी, और यहाँ तो शनि ने बंधन बना ही दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रोग से संबंधित समस्या दिख रही है। अब हम जब रोग की बात आई तो लग्नेश को भी देखना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ अगर लग्नेश को देखें तो लग्नेश तुला राशि में है। तुला राशि में पुनः ये कालपुरुष की सप्तम राशि, यहाँ पर बुध को नीचत्व मिलता है और यहाँ इस पर शनि की दृष्टि आ रही है, यानी लग्नेश यहाँ शनि को पुनः प्रभावित कर रहे हैं, सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं। अगर शनि की 10वीं दृष्टि देखें तो वो गुरु पर जा रही है, और गुरु वृष राशि में है जहाँ पर राशि कुंडली में मंदी था। अब कहीं ना कहीं ये पुनः बता रहा है कि लग्न पर कुछ ना कुछ प्रभाव आएगा। अब ये प्रभाव हम देखते हैं कि D30 कुंडली पर कैसे जाएगा। अब नौमांस और राशि कुंडली के बाद हम अब आते हैं जो हमारा मुख्य मुद्दा है, अरिष्ट कुंडली। तो अब अरिष्ट कुंडली की बात करें तो अरिष्ट कुंडली में जो लग्न बन रहा है वो मीन राशि का बन रहा है। मीन राशि ही राशि कुंडली में यानी लग्न कुंडली में मारक भाव की राशि थी।
यानी गुरु की मारक भाव की राशि यहाँ पर अरिष्ट कुंडली में लग्न में आ रही है। तो ये तो पहला इशारा है कि जीवन में परेशानियाँ रहेंगी। अब परेशानियाँ शरीर की रहेंगी तो शरीर में किस भाव की रहेंगी। अब परेशानी शरीर में रहेगी तो हमने बताया इसके लिए आपको नौमांस, देशकान और लग्न कुंडली पढ़ना पड़ेगा। वो एक अलग विषय है, हम उस पर कभी फिर चर्चा करेंगे कि हम कैसे समझते हैं कि ये शरीर का प्रॉब्लम है या बाहरी दुनिया का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखें तो लग्न में ही गुरु हैं मंदी के साथ, यहाँ पुनः मंदी आ रहे हैं उसी जगह पर, यानी लग्न में, और ये मारक के भाव में। अब मारक भाव में गुरु दिग्बली हो गए हैं, यानी जो मार्केश वहाँ पे थे वो यहाँ पर दिग्बल उनको मिल गया है, अपनी ही राशि में। पहली बात मंदी के साथ, अगर मंदी के साथ नहीं होते तो परिणाम अलग होता, क्योंकि मंदी आ गया है तो ये परेशानी का कारण बना रहा है, यानी शनि का संयोग बन रहा है, यानी कर्म का आपको कुछ ना कुछ फल यहाँ से मिलेगा। जो सप्तम है यहाँ की कन्या राशि जाएगी, और कन्या राशि आपके लग्न की राशि है, और वहाँ पर चंद्रमा और बुध हैं। अब यहाँ पर बुध बली हो रहे हैं, कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है और बुध यहाँ पर बली हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लग्न किस त्रिमशांसा में गए हैं, बुध के त्रिमशांसा में गए हैं, यानी बुध किस गुण को बताता है, मत्सर्य को बताता है, आपके अंदर की देखा देखी को बताता है, आपके अंदर के उहापोह को बताता है, आपके जीवन में जो बहुत कुछ अर्जन करने की एक लालसा होती है उसको बताता है। तो जिस आदमी को बहुत कुछ पाने की लालसा होती है, त्वरित होता है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसके पास जो अपने शरीर को देखने के आयाम है वो थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, कह सकते हैं। वहाँ पर आदमी थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देता है। और ये कन्या राशि है, यानी जो कन्या राशि है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व की राशि की बजाय पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी किसी बुध की राशि है। और यहाँ पर कन्या राशि अपने आप में रोग रिपु ऋण की राशि है, यानी बुध अपने ही त्रिशांशा में जाके, अपने ही तत्व में जाके बली हो रहे हैं, और उसके साथ चंद्रमा है। तो चंद्रमा को दिशा बल के रूप में यहाँ पे नकारात्मक हो रहा है। तो हम यहाँ दृष्टि की बात नॉर्मली सप्तक ही लेते हैं, अन्य दृष्टियों को नहीं लिया जाता, लेकिन पराशर मुनि ने तो बोला है कि सूक्ष्म कुंडलियों को लग्न कुंडली की तरह ही पढ़ा जाए, तो यहाँ पर मैं दृष्टियों को ले रहा हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो मुख्य मुद्दा होता है कि इस कुंडली में राहु केतु के साथ कौन जुड़ा है, क्योंकि जो राहु केतु के साथ जुड़ा है वो आपका प्रारब्ध है, यानी आप वो पहले से करके आए हैं, वो इस जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का कैरी फॉरवर्ड है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो राहु केतु जा रहे हैं धनु राशि में। धनु राशि मार्केश गुरु की राशि है, और गुरु ऑलरेडी लग्न में स्वराशि के हैं और मंदी के साथ हैं। तो यहाँ पर राहु केतु के साथ तो कोई ग्रह नहीं है, तो यानी इस जीवन में जातक शायद अपने कारणों से किसी अन्य तरह के कर्म को पैदा नहीं करेगा, लेकिन जो धनु राशि है राहु केतु के द्वारा पीड़ित हो रही है। धनु राशि धर्म की राशि है। अब यहाँ पर देखते हैं कि राहु केतु नवम में है, तो मैंने बता दिया गुरु तो मार्केशी थे। अब यहाँ बात किडनी की हो रही थी, तो किडनी के लिए यहाँ पर बात लीवर की हो रही थी, तो लीवर के लिए हमें देखना पड़ेगा लीवर क्या है, मांसल अंग है, यानी मंगल को हमें देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ पर है। लग्नेश को हमने देख लिया, लग्नेश पृथ्वी तत्व में है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के अंगों को बताता है। यदि पृथ्वी तत्व आपका पीड़ित होगा तो आपके शरीर में कोई डिफेक्ट होगा, जैसे किसी का अंग भंग हो जाता है, अंग भंग मतलब पैदाइशी प्रॉब्लम, किसी का मान लिया ओरी का आकार छोटा हो गया, किसी के कान टेढ़े मेढ़े हो गए, किसी की कोई एक पर्टिकुलर अंग डिस्टर्ब हो गया, तो ये पृथ्वी तत्व का प्रॉब्लम है। आपकी जो शरीर की स्थिरता है उसको पृथ्वी तत्व बताता है, और मांसल जो अंग होते हैं उनकी कार्यप्रणाली को हमारा मंगल बताता है। दोनों में फ़र्क है, एक अंगों की संरचना बताता है, एक अंगों की कार्यप्रणाली बताता है। गुरु जो होते हैं उस अंग के विकास को बताते हैं। अगर गुरु का प्रभाव आएगा तो हो सकता है वो अंग समय के साथ विकसित ना हो, बचपन में सही होगा, पैदा होंगे तो सही होगा, लेकिन समय के साथ उसमें विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर बुध पीड़ित है तो हो सकता है बाई बर्थ आपको वो डिफेक्ट आए। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं धनु की, तो धनु का मतलब है गुरु। अब गुरु के जितने कारकत्व हैं आपको वहाँ पे नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु वहाँ मार्केज भी थे। तो अब मान लीजिए आपको नहीं पता है कि कौन सा नक्षत्र है, कौन सा ग्रह है, ये धातु है या मूल है या जीव है, तो आप अपने जीवन में जो भी गुरु के कारकत्व हैं, आपका संस्कार है, आपका आचरण है, आपकी जो दूसरों के साथ डीलिंग है, कंसल्टेंसी है, प्लस अब अपने शरीर में आइए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो जो पहला सुख होता है निरोगी काया, उसके लिए अब गुरु को अपने शरीर में झांकिए। तो गुरु आपके कान हैं, अगर आपको कान में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गुरु को नज़रअंदाज मत करिए, गुरु को नज़रअंदाज मत करिए। इसके बाद गुरु आपके शरीर के अंगों के लीवर हैं। अब वहाँ पर मैंने तुला राशि बताया, तो तुला राशि का मतलब है गुरु, यदि ये पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली का मतलब है कि यहाँ पर तो गुरु पति के कारक तो हो नहीं सकते,
तो गुरु आपके संस्कार, आपकी संतान, आपका जो धन संपदा है उसके कारक हैं। तो यदि आपको उन जगहों पे परेशानी नहीं आ रही है तो आप अपने शरीर के अंदर आइए, क्योंकि अगर गुरु यहाँ पर, मीन राशि जो है गुरु की जल तत्व की राशि है, और जल तत्व में गुरु मैंने बताया कि मद के कारक हैं। मद का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर अनसुनापन रहता है, यानी वो कभी कभी वो अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर देता है। कोई बताएगा ना कि ये प्रॉब्लम है, वो उसको सुनेगा नहीं, वो मदमस्त रहता है, उसे अपने ज्ञान का घमंड होता है, उसको अपनी समझदारी पर घमंड होता है। और जब समझदारी पर घमंड होगा तो कान, इसलिए गुरु को कान से रोपित किया गया है। अब यहाँ पर गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं अष्टम भाव में राहु केतु से बन रहा है। गुरु मार्केज भी हैं, गुरु पीड़ित भी थे, गुरु यहाँ अरिष्ट कुंडली के लग्न में भी हैं, मंदी के साथ हैं। तो ये दिखा रहा है कि आपका जो कोर एरिया है वो अरिष्ट कुंडली का लग्न, यानी अब लग्न में राशि किसकी है, वो है गुरु की अस्पताल की राशि। तो कहीं ना कहीं आपको मंदी बंधन में लेकर जाएगा, क्योंकि ये बंधन की भी राशि है। हॉस्पिटल लेकर जाएगा, ये हॉस्पिटल की राशि है। स्वास्थ्य को चोट पहुंचाएगा, क्योंकि ये मार्केस है, सप्तम भाव में है, तो आपके पेट के नीचे के अंगों को चोट पहुंचाएगा। तो इस तरह से हम समझते हैं। अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया, अब ये समय हमारे साथ घटित कब होगा, क्योंकि हमने परेशानियां तो समझ ली, लेकिन परेशानियों के लिए हमारे पास समय कितना है। तो जब हम दशा की बात करते हैं तो हमें दशा में देखना पड़ेगा। दशा में पहली जो मुख्य होता है वो होता है 64वां नवांश, यानी जो हमारे सप्त छिद्र हैं। जैसे हम 64वां नवांश, 22वां दशकान, अष्टम में स्थित ग्रह, अष्टमेश और अष्टम को देखने वाले ग्रह, ये सब मिलके सप्त छिद्र बनाते हैं। इनमें जो सबसे बली होता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा करता है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इन सप्त छिद्रों में जो सबसे बली ग्रह होगा उसी की दशा में आपकी मृत्यु होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दशा के आधार पर जातक का संबंध कैसे बन रहा है। तो अगर हम देखें तो दशा जिस समय जातक की मृत्यु हुई, क्योंकि ये लीवर कैंसर बहुत लंबा चला, लगभग 4-5 साल से ज़्यादा, जो कि मेरी जानकारी में था, और जातक ने अंततः 2022 में अपना देह त्याग दिया। वो उस कैंसर से हार गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो शुक्र की दशा में ये घटना घटी, मैंने बताया शुक्र सप्त छिद्र में अष्टम भाव में थे, सूर्य के साथ थे। तो यानी सप्तम भाव में जो सबसे पीड़ित ग्रह था वो था शुक्र, क्योंकि शुक्र की एक राशि में मंदी थे, दूसरी राशि खाली थी, उसके अलावा उस पर सूर्य की दृष्टि थी, और सूर्य स्वयं शुक्र के साथ थे। तो यानी शुक्र पीड़ित हो रहा था। तो यहाँ जो महादशा थी वो शुक्र थी, यानी अष्टम भाव के ग्रह की थी। अब ये महादशा तो बहुत लंबी होती है, तो क्या आपके साथ एक घटना कब घटी थी, हम इसे दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा से देखते हैं। अब अगर हम अंतरदशा की बात करें तो अंतरदशा इनकी जो चल रही थी उस दौरान शनि की थी। शनि मंदी के साथ राशि कुंडली में 9वें भाव में थे, और यहाँ पर शनि का संबंध अरिष्ट कुंडली में बुध पर जा रहा था, यानी लग्नेश पर जा रहा था। तो जब कभी भी हमारे जीवन में घटित होने वाली घटना की बात है तो आप लग्न को अरिष्ट कुंडली में जरूर देखें, और जो ग्रह लग्न में अरिष्ट कुंडली में लग्नेश के साथ संबंध बना रहा है या लग्न से संबंध बना रहा है वो आपके लिए पीड़ादायक समय होगा। तो यहाँ पर जो अंतरदशा थी वो शनि की थी, जो कि चली 2023 तक। ये दशा हो गई, अंतरदशा हो गई, दिन आती है प्रत्यंतर दशा। प्रत्यंतर दशा में हम समय को और नीचे छोटा करके लाते हैं कि ये माह में या वर्ष में कितना होगा। तो जो घटना घटी वो प्रत्यंतर दशा थी चंद्रमा की। अब चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा अगर हम यहाँ पर देखें तो चंद्रमा कैसे संबंध बना रहा है, तो यहाँ पर चंद्रमा बुध के साथ अरिष्ट कुंडली में नीच का था, और वहाँ पर यानी देखिए यहाँ पर जब भी हम कभी ग्रहों की बात करते हैं तो जो ग्रह नीच के होते हैं, जो ग्रह उच्च के होते हैं, जो वक्री होते हैं, उन ग्रहों में अपार बल होता है। नीच ग्रह से कह सकते हैं ना कि नीच ग्रह आपकी वो कमियां हैं जिनको आप कभी सुनना ही नहीं चाहते हैं। वक्री ग्रह वो कमियां हैं जो आपकी जिद है, आपके अंदर है, लेकिन आप 1000 बार, मतलब आप हो सकता है आपको कई बार उस कमी से झटका लगे, लेकिन आप उस कमी को मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये मेरे अंदर कमी है। तो यहाँ बुध तीनों कुंडलियों में, नवमांश में, अरिष्ट में और राशि कुंडली में, तीनों जगह पीड़ित थे। तो और यहाँ पर अगर हम बुध की बात करें तो बुध की जो युति हो रही है वो चंद्रमा से हो रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये हो सकता है ये दशा चंद्रमा की बजाय बुध की हो सकती थी, लेकिन क्योंकि चंद्रमा की दशा आकलन के अनुसार कम होती है तो यहाँ पर जो घटना घटी वो प्रत्यंतर दशा चंद्रमा की थी।
अब ये घटना यानी कि जब हमने बात कही कि किसी आदमी की मृत्यु कब होगी, तो हमें देखना पड़ता है जो 64वें नवांश का सबसे बलिग्रह होता है। तो हम प्राण दशा तक नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक हमें जन्म तिथि का बिल्कुल सही आकलन नहीं हो तब तक हम प्राण दशा की बात नहीं करते हैं। लेकिन जो दशा, प्रत्यंता दशा, तो ये महीने में 2-3 महीने आगे पीछे की घटना बताती है कि आपको परेशानी आएगी। अब जो दशा का दूसरा प्रभाव होता है वो हम देखते हैं तारा बल से भी, यानी जो जैसे हमारी जो 9 ताराएं होती हैं, जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, साधक तारा, क्षेम तारा, वध तारा, तो जो तारा होती है वो जो उसके ग्रह स्वामी होते हैं वो भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। हम ताराबलों पर एक अन्य वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो विषय लंबा हो जाए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि घटना का असर कितना रहेगा, गहरा रहेगा, तो हमारे कुंडली में वैनाशिक नक्षत्र होते हैं, मानस नक्षत्र होते हैं, उनमें सूर्य का गोचर होता है। कई आयाम हैं जिन आयामों को ढंग से समझकर ही किसी घटना का आकलन किया जाता है। देखिए ये मैं आपको जिस आसानी से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये घटना घट चुकी है। जब इस जातक से मेरी बात हुई थी तो मैंने केवल उसको इतना इंडिकेशन दिया था कि आपके पेट में जो नाभि के नीचे के अंग हैं में भी कुछ मांसल अंग हो सकते हैं, या लीवर या किडनी में, क्योंकि शुक्र किडनी को बताते हैं और गुरु लीवर को बताते हैं, और जो सप्तम भाव है वो पेट के नीचे के अंगों को बताता है। मैंने केवल उसको इतना हिंट किया था कि यहाँ पर कुछ क्रोनिक डिसऑर्डर आपको डेवलप हो सकते हैं, या हो सकता है दशा के हिसाब से अभी तक हो चुके हों। तब उसने ये कन्फर्म किया कि हाँ ये घटना, मतलब मैं अभी लीवर कैंसर से पीड़ित हूँ, लेकिन इस स्टेज उसकी काफ़ी आगे चल चुकी थी। तो यहाँ पर जो कुंडली विश्लेषण है, जब अगर आपको घटना पता लग गई तो बहुत आसान है बताना कि आपके साथ क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए देखिए जो लोग आकलन प्रस्तुत करते हैं वो इतिहास की बात करते हैं, लेकिन भविष्य बताना किसी ज्योतिषी के लिए आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी गहराई है कि उस गहराई तक जाने के लिए आपको काफ़ी समय चाहिए और गहन विश्लेषण के लिए आपके दिमाग में सांत्वना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद और परम परमेश्वर का आशीर्वाद तो ज़रूरी है, उसके बिना तो कोई भी ज्योतिषी का दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे गुरुवर की कृपा मुझ पर बनी रहेगी, और मैं जो अपना आकलन दे रहा हूँ उससे कम से कम किसी का भला नहीं हो तो किसी का नुकसान भी नहीं हो। यहाँ पर मैं पुनः बता दूँ अंतिम समापन से पहले कि जो पंच तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में हर क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। किसी को धन की नुकसान हो, किसी को धन का नुकसान हो सकता है, किसी को शरीर का नुकसान हो सकता है, किसी को अपने कुटुंब जन का नुकसान हो सकता है। तो ये नुकसान को समझने के लिए यदि आप किसी के पास जाते हैं तो पहले आपको अपने कुछ रहस्यों के पर्दे उजागर करने पड़ते हैं, क्योंकि अब मान लिया मैंने बताया कि आपको ये समस्या हो रही है और आपने अपनी कुछ बातें छुपा ली है सोच के कि भाई ये बात इसके बता देंगे तो मेरे लिए नकारात्मक हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि उस बात से अगली बात का पता लगे। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी कोई कमी को छुपाते नहीं हैं, तो वैसे ही आपको ज्योतिषी के पास भी जब अप्रोच करें तो ज़रूर ये दिमाग में रख कर चलें कि आप उससे अगर कमियों को छुपाएंगे तो हो सकता है कि वो जो आपको बता रहा है वो आकलन इधर से उधर भटक जाए। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इन गहनताओं के साथ। मैं पुनः कहूँगा कि मेरा तो बहुत अल्प ज्ञान है, मेरा जो कह सकते हैं एक्सपीरियंस है वो भी बहुत कम है। बहुत अगर आपको ज्योतिष की अच्छी समझ है तो मैं तो आपको परामर्श दूंगा कि आप पंडित संजय रथ को सुनिए, क्योंकि जो क्लिष्टता है, जो गहराई है, जो कॉम्बिनेशन इधर से उधर मल्टी रोल प्ले करते हैं, उनको समझने के लिए ऐसे ज्योतिषियों का जो आकलन है, जो उनके सैद्धांतिक विश्लेषण है, उनको ज़रूर से ज़रूर समझना चाहिए। हम केवल जो आजकल आता है अखबारों में आता है या वो टीवी चैनल पर बैठ के बता देते हैं कि आपका मंगल भारी है और गुरु भारी है, राहु ये दे देगा, वाहु, तो केवल आप एक सिंगल लाइन प्रेडिक्शन पर मत जाइए, क्योंकि सिंगल लाइन हो सकता है किसी के लिए सूट करे और किसी के लिए सूट नहीं करे। एक्सेप्शंस सब जगह हैं। मान लिया कोई ग्रह पीड़ित है, लेकिन अगर उसका कारक बली हो गया तो परिणाम बदल जाएगा। भाव पीड़ित है, भावेश अच्छा है तो बदल जाएगा। जैसे अगर मान लिया किसी का कोई भाव पीड़ित है तो आप अपने परिवेश को बदल दीजिए, क्योंकि भाव क्या है, आपका वो जो पर्टिकुलर एरिया है, आप अपनी एनर्जी को उस एरिया से हटा दीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। अगर आपकी राशि पीड़ित हो रही है तो आपका जो रिसोर्सेज हैं, जो क्लाइमेट है, उसको बदल दीजिए। अगर आपका ग्रह पीड़ित हो रहा है तो आप अपने क्रियाकलाप में उस कारकत्व को बदल दीजिए। अब ये तीनों पीड़ित हो रहे हैं तो ये थोड़ा बदलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वहाँ पर कष्ट बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से अब उनके नक्षत्र भी हैं, नक्षत्रों का प्रभाव अलग होता है, पुरुषार्थ हैं, उनका प्रभाव अलग होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज़ को देख के किसी एक चीज़ के फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच जाएं। इसके लिए आपको अनुभव की भी ज़रूरत होती है, आपको सैद्धांतिक रूप से गहराई में उतरने की भी ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई परेशानी महसूस हो रही है तो आप उस चीज़ को समझिए। आशा है आपको ये विषय समझ में आया होगा।
विषय थोड़ा क्लिष्ट था, क्योंकि यहाँ पंच तत्व थे, लग्न कुंडली थी, राशि कुंडली थी, नवमांश कुंडली थी, अरिष्ट कुंडली थी, फिर ताराबल था, दशाएं थीं, सप्तछिद्र था। लेकिन इन सबको आपको देखना पड़ेगा। तो 1 घंटे के वीडियो में किसी एक आयाम को समझा पाना किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी ज्योतिष के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सेप्शंस होते हैं वो हो सकता है ओवरलुक हो जाएं, वहाँ पर जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनकी जो दूसरे डायमेंशंस है वो ओवरलुक हो जाएं। तो अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप उस पर मेरा ध्यान आकर्षित करिए, और अगर विषय समझ में आया है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। आपका मेरे चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।